बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह। आरोह के अंतर्गत बच्चों हम गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा अध्याय 3 चल रहा है और हमारे जो लेखक है वो है सत्यजीत राय। बच्चों, हम सत्यजीत राय द्वारा लिखा गया ये एक संस्मरण है अप्पू के साथ 2.5 साल। उन्होंने बच्चों ये संस्मरण लिखा है और ये अप्पू के साथ 2.5 साल जो उन्होंने लिखा है इसके ऊपर इन्होंने एक फिल्म बनाई थी बांग्ला भाषा में, पथेर पांचाली। उस पथेर पांचाली फिल्म के जो संस्मरण है कि उन्होंने जब फिल्म बनाई तो उन्हें कौन कौन सी समस्याएं आई उसके बारे में उन्होंने लिखा है इसमें, और उसको जो शीर्षक दिया है वो अप्पू के साथ 2.5 साल। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि सत्यजीत राय जब पथेर पांचाली फिल्म बनाने कोलकाता के पास में बाडोल गांव, गोपालगाम वहाँ गए तो उन्हें कौन कौन सी समस्याएं आई शूटिंग करने में। सबसे बड़ी समस्या उनकी आर्थिक समस्या थी, क्योंकि लेखक जो थे वो स्वयं एक विज्ञापन कंपनी में काम किया करते थे और जब इनके पास कुछ पैसा आता था तब ये शूटिंग करने जाते थे। तो कभी तो क्या है, जिस ऋतु में जो शूटिंग करनी होती थी उस वक्त इनके पास उतने पैसे नहीं होते थे, तो वो मौसम चेंज हो जाता था। तो मतलब बहुत सारी इनको समस्याएं आई। कई बार जो पात्र होते हैं बच्चों, जब अभिनय के लिए पात्र लिए जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो पात्र भी नहीं रह पाते हैं, उन पात्र की भी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके के कुछ इनके साथ इस तरीके की कुछ समस्याएं आई, उसको उन्होंने अपने अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण में वर्णित किया है। अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हम ये पढ़ रहे थे कि किस प्रकार मतलब जो भूलो कुत्ता, उनके अप्पू और दुर्गा का जो पालतू कुत्ता होता है वो तो मर जाता है, उसकी जगह नया कुत्ता लाया जाता है। और जो मिठाई वाले सज्जन होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जगह भी नया व्यक्ति लाया जाता है जो कद काठी उसकी जैसी दिखती हो। लेकिन जो भूलो कुत्ता है वो पुराने कुत्ते की तरह ही दिखता था। अब सीन ये करना था उनको कि जो मिठाई वाले हैं वो मुखर्जी के घर की तरफ जाएंगे और पीछे पीछे अब्बू दुर्गा उसके साथ साथ जाएंगे, उसके पीछे पीछे जाएंगे मिठाई वाले के, और जो उनका पालतू कुत्ता है वो अप्पू और दुर्गा के साथ बच्चों उनके पीछे भागेगा। लेकिन कुत्ता क्या है, वो तो पीछे भागता ही नहीं है, और वो कुत्ता किसी के मतलब जैसे अपन सड़कों पे कुत्ते देखते हैं वो नहीं था, वो किसी मालिक का कुत्ता था। तो उसके मालिक को कहा जाता है कि आप अपने कुत्ते को कहें कि वो उनके पीछे भागे। लेकिन जानवर तो जानवर है, कोई हॉलीवुड का ट्रेंड किया हुआ कुत्ता तो था नहीं, और वो उन बच्चों के पीछे नहीं भागता है अप्पू और दुर्गा के। तब लेखक या निर्देशक दोनों एक ही हैं बच्चों इसमें। वो ये दुर्गा से कहते हैं अपने हाथ में एक मिठाई का टुकड़ा कि इस कुत्ते को दिखाना है मिठाई का टुकड़ा, और तब कुत्ता उनके पीछे दौड़ता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा। क्यों भागा? क्योंकि दुर्गा ने उसको मिठाई का टुकड़ा दिखाया और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। यानी लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि हम जो शॉट लेना चाहते थे कि अप्पू और दुर्गा मिठाई वाले के पीछे पीछे जाएंगे, उनके पीछे उनका पालतू कुत्ता भागेगा। तो इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा मिठाई का टुकड़ा देख करके, और लेखक कह रहा है जैसा शॉट हम चाहते थे वैसा की वैसा शॉट, अच्छा शॉट हमें मिल गया। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किलें आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। देखो बच्चों, मैंने पहले ही बताया इस फिल्म को बनाने में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी शूटिंग, उसकी पैसों की समस्या, यानी आर्थिक समस्या सबसे बड़ी थी। तो लेखक बता रहे हैं कि पैसों की कमी के कारण उनको एक बारिश का दृश्य सीन करना था जो बारिश के मौसम में ही हो सकता था, लेकिन उस वक्त लेखक के पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनको बारिश का दृश्य चित्रित करने में या इस सीन को फिल्मांकन करने में बहुत मुश्किल आई, क्योंकि बारिश आई यानी 4 महीने मानसून के आए और चले गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे और इस कारण शूटिंग भी बंद थी। अब देखो उस शूटिंग को उन्होंने कब किया? आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। बच्चों, अक्टूबर के महीने में बरसात बंद हो जाती है और सर्दी की ऋतु शुरू हो जाती है। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था। अब लेखक क्या है, छुट्टियां ली उन्होंने अपनी कंपनी से, क्योंकि उनके पास अब पैसे थे। लेकिन अब क्या था, अब बरसात नहीं थी और उनको बरसात का सीन चित्रित करना था। तो उन्होंने क्या किया कि शरद ऋतु में भी निरभ्र आकाश, निरभ्र यानी बादलों से रही जो आकाश था, उन दिनों में भी कि ये उम्मीद लगा करके कि शायद बारिश होगी। लेखक थे जो अपने साथ अप्पू और दुर्गा की जो भूमिका कर रहे थे वो बच्चे, कैमरामैन, तकनीशियन, इन सबको साथ लेकर के देहात, यानी देहात का मतलब होता है उस गाँव में चले गए जहाँ वो शूटिंग कर रहे थे। किस आशा से या किस उम्मीद से कि एक ना एक दिन बारिश अवश्य होगी, तब हम इस सीन को शूट करेंगे। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई देता तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। यानी लेखक मन में कल्पनाएं करता था, एक भी काला बादल अगर उसको दिखता तो कल्पनाएं करता, ईश्वर करे ये बादल बहुत बड़ा हो जाए और बहुत तेज बारिश हो जाए, और मैं इच्छा करता कि बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे।
आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नैबूर पाता कर्माचा, हे वृष्टि घरे जा। अब देखो, लेखक की इच्छा पूरी हो गई और एक दिन क्या हुआ भी वैसा ही। आकाश में बादल छा गए। शरद ऋतु में भी कई बार सर्दी की ऋतु में तेज बारिश आती है, तो आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई, यानी अच्छी बरसात हुई। अब उनको क्या है, सीन शूट करने का मौका मिल गया। तो उसी बारिश में क्या सीन शूट करना था कि दुर्गा भागती हुई आएगी बरसात में और एक पेड़ के नीचे उनका भाई जो अप्पू है वो बैठा हुआ है और आकर के उसके पास चिपक के बैठ जाती है, आसरा लेती है, यानी उसके पास आकर के सहारा लेती है, आश्रय लेती है अपने भाई के पास आकर के। और भाई बहन एक दूसरे से ठंड के मारे चिपक के बैठ जाते हैं क्योंकि बारिश तेज हो रही है। तो दुर्गा क्या कहती है, नेबूर पाता कर्माचा। ये देखो बांग्ला भाषा की बच्चों एक कहावत है, इसका मतलब है नींबू के पत्ते अब खट्टे हो गए हैं, हे वृष्टि घरे जा, हे वृष्टि घरे जा, हे बादल या वर्षा अब अपने घर जाओ, अब मत बरसो। यानी ये दुर्गा का डायलॉग होगा कि वो क्या कह रही है कि नींबू के पत्ते अब खट्टे हो गए हैं, अब बरसात आप अपने घर चले जाओ। ये बांग्ला भाषा में कहा गया है, जिसको हमने यहाँ हिंदी में रूपांतरण किया है। बरसात, ठंड, अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। देखो बच्चों, ये सीन तो था बारिश के मौसम का। बारिश के मौसम में यदि हम बच्चे भीगते हैं, नहाते हैं, खूब घूमते रहते हैं तो इतनी ठंड नहीं लगती है। लेकिन ये सर्दी ऋतु का मौसम था और बारिश का सीन उनको चित्रित करना था। सर्दी में जब बारिश आई, एक तो सर्दी, ऊपर से बारिश का पानी, उसमें क्या हुआ, अप्पू का खुला बदन था और प्लास्टिक का जो कैमरा था उन्होंने उसको प्लास्टिक के कपड़े से इसलिए ढक रखा था कि लेंस पे पानी नहीं गिर जाए। जब उन्होंने उस कैमरे में से देखा तो क्या हुआ, ठंड लगने के कारण अप्पू सिहर रहा था, यानी कांप रहा था। बच्चा छोटा था, खुला बदन था, ठंड बहुत तेज थी, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। जैसे ही शॉट पूरा हुआ, दूध में थोड़ी ब्रांडी मिला करके, बच्चों ब्रांडी क्या होती है, एक प्रकार की शराब होती है जो दवा के रूप में प्रयुक्त होती है। क्या छोटे बच्चों को ब्रांडी दवा के लिए दूध में मिला करके दे देते हैं, जिससे भाई बहन के शरीर को फिर गर्म किया गया, उनको दूध में ब्रांडी पिलाई गई। जिन्होंने भी पथेर पंचाली फिल्म देखी है वे जानते हैं कि वह शॉट बहुत ही अच्छा चित्रित हुआ। यानी जिन लोगों ने भी, ये पथेर पंचाली बांग्ला भाषा में थी ये फिल्म, जिन्होंने भी देखी है उनको देखने में पता चलता है कि ये जो बारिश वाला सीन था ये बहुत अच्छा शूट हुआ या चित्रित हुआ। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। यानी लेखक कह रहे हैं जब हम शूटिंग करने गए, आसपास के कई गांवों में गए तो वहाँ एक गोपाल ग्राम भी था। गोपाल ग्राम का मतलब जो ग्रामीण परिवेश होता है, गांव जहाँ होता है, जहाँ लोग रहते हैं, तो गोपाल गांव की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। बोडाल गांव ज़्यादा सही लगा। क्यों लगा? क्योंकि देखो उसमें क्या था, अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकर का मतलब जो छोटे छोटे पोखर होते हैं, तालाब होते हैं, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। गोपाल गांव में ये सब कुछ नहीं होगा। जो घर उन्होंने लिया था लेखक ने, उस घर को अप्पू का घर बनाया गया। पास में कोई स्कूल होगी तो उसको स्कूल बताया गया। उस गांव में खुले मैदान होंगे, इसके साथ ही खेत भी थे, छोटे छोटे पोखर भी थे, आम के पेड़ भी थे और बांस के झुरमुट भी। ये सब चीज़ें उनको फिल्म में चित्रित करनी थी, तो ये सब बातें उनको कहाँ मिल गई, बोडाल गांव में मिल गई और या उसके आसपास मिल गई, जो गोपाल ग्राम में नहीं थी। अब देखो, अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर के पक्के रास्ते बने हैं। उस ज़माने में वो नहीं थे। देखो बच्चा, समय बदलता है, भारत आज़ाद हो गया है ना, और देश ने बहुत तरक्की की है, तो उस गांव में क्या है, बिजली भी आ गई, पक्के घर और पक्के रास्ते भी बन गए, जो उस ज़माने में नहीं थे जब सत्यजीत राय ने ये फिल्म बनाई थी। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। इन लेखक बताना चाहते हैं, देखो बच्चों, जहाँ उन्होंने 2.5 साल तक शूटिंग की तो 2.5 साल बार बार आना जाना रहा, तो लेखक कह रहे हैं बहुत बार जाना पड़ा और बहुत बार वहाँ रहना भी पड़ा, तो वहाँ के लोगों से उनका परिचय हो गया। उन लोगों में से एक बहुत ही अद्भुत सज्जन थे। अद्भुत का मतलब होता है विचित्र व्यक्ति। उन्हें हम सुबोधदा कहकर पुकारते थे। देखो बच्चों, बंगाल में क्या है, बांग्ला भाषा में बड़े जो होते हैं उम्र में, उनको दा यानी दादा से उनको दा कर दिया, तो उनको सुबोधदा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था। माथा गंजा मतलब सिर केशविहीन था। माथा मतलब सिर और गंजा मतलब केशविहीन था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते, मतलब खुद ही मन मन में कुछ ना कुछ बोलते रहते। बड़बड़ाने का मतलब ऐसी धीमी आवाज़ जो सामने वाले को पूरी स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई दे, लेकिन मतलब कुछ कुछ बोलते रहना।
हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, ये जानकर वे गुस्सा हो गए। अब देखो, जहाँ अपन बार बार जाएंगे तो वहाँ के लोगों से परिचय तो अपना हो ही जाएगा। तो लेखक बता रहे थे उस गांव में एक अद्भुत सज्जन थे, यानी बड़े विचित्र व्यक्ति थे। उनको हम सब सुबोधा कहा करते थे। वो क्या है, 60-65 साल के थे और उनका सिर बिल्कुल गंजा था, यानी उनके सिर पे एक भी बाल नहीं थे। लेकिन वो क्या बड़े विचित्र थे। एक झोपड़े में रहते थे अकेले ही और दरवाजे पर बैठे कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर उन्हें गुस्सा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि बच्चों, पुराने टाइम में क्या था, ना तो फिल्म बनाने वालों को अच्छा समझते थे लोग और ना ही फिल्म में काम करने वालों को अच्छा समझते थे। इसलिए ये जो सुबोधा थे, इनको बहुत गुस्सा आया कि हमारे गांव में फिल्म बनाने वाले कैसे आ गए। हमें देखने पर वो चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। यानी जैसे फिल्म वाले आए, उनको अच्छा नहीं लगता था और वो चिल्लाते थे कि इनको लाठियों से मारो, ये यहाँ फिल्म बनाने आए हैं। तो जब लोगों से पूछा कि इनको क्या हुआ है, तो लोगों ने बताया ये मानसिक रूप से बीमार है। मानसिक रूप से बीमार मतलब वैसे तो पागल भी कह सकते हैं या पागल भी नहीं कहते, तो जो दिल से और दिमाग से और मतलब मस्तिष्क से जिनका काम नहीं करता है, जिनका मस्तिष्क या जिनका दिमाग काम नहीं करता है, उन्हें हम मानसिक रोगी कहते हैं। या ये भी हो सकता है जो अपने आप से परेशान हो, वो भी मानसिक रोगी हो जाते हैं। बाद में सुबोधा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। देखो, थे तो वो मानसिक रोगी लगे। यदि किसी व्यक्ति से प्यार से बातचीत की जाए तो वो भी सही हो जाता है। तो बाद में लेखक कह रहे हैं, पहले तो सुबोधा हमको लाठियों से मारने की बात करते थे, लेकिन बाद में सुबोधा से हमारा अच्छा परिचय हो गया। वे हमें 5 बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। यानी वो व्यक्ति तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मानसिकता उनकी थी जो थोड़ी सी, मतलब वो मानसिक रूप से थोड़े बीमार थे। तो क्या हुआ, जब उनसे उनका परिचय हुआ लेखक से, तो वो क्या करते थे, जो फिल्म यूनिट वाले लोग थे उनको वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। वायलिन बच्चों एक वाद्य यंत्र होता है, और लोकगीत क्या होते हैं, जो लोकल एरिया में जो गाए जाते हैं, ग्रामीण परिवेश में जो गीत गाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं लोकगीत, यानी लोक में प्रचलित गीत। तो उनकी धुनें बजा करके उनको सुनाया करते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते मतलब धीरे धीरे बोलते कि वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। बच्चों, रूजवेल्ट क्या था? एक अंग्रेज अफसर था। उस वक्त भारत आज़ाद नहीं हुआ था। पक्का पाजी उनके मत से, दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे और उनके दुश्मन थे। यानी कि उनको ये लगता था कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर क्या कर रखा है, अपना राज जमा रखा है। तो वो जो अंग्रेज अफसर थे वो उनको दुष्ट लगा करते थे, इसलिए वो उनको पाजी कहा करते थे। पाजी का मतलब होता है दुष्ट। तो वो क्या करते थे, रूजवेल्ट जो कि एक अंग्रेज अफसर था, चर्चिल और हिटलर जर्मनी का चांसलर था। बच्चों, उनको ये 2-4 नाम रटे हुए थे। तो उनको जो भी व्यक्ति दिखता दूर जाता हुआ, उसके लिए कहते थे कि देखो वो जा रहा रूजवेल्ट, एक चर्चिल है, एक हिटलर है और एक अब्दुल गफ्फार खान है। तो उनकी नज़र में ये सारे दुष्ट थे। आगे देखो, अब लेखक कह रहे हैं, हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। अभी तो देखो, सुबोधा से उनका पाला पड़ा, अब एक धोबी और था, जो जिस घर को उन्होंने लिया था किसी व्यक्ति से जिसका मालिक कोलकाता में रहता था, उस घर के पास में एक धोबी रहता था। क्यों? क्योंकि उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था, यानी सुबोधा की तरह वो भी मानसिक रूप से बीमार था, और कभी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। बच्चों, आपने देखा होगा कई बार इस तरीके के विचित्र व्यक्ति होते हैं जो अपनी मन की भड़ास इस तरह निकालते हैं, है ना। तो ये धोबी क्या करता था, ये भी जोर जोर से चिल्लाता था। भाइयों और बहनों, कोई भी एक राजकीय मुद्दा ले लेता था, यानी कोई भी एक सरकारी मामले को उठा लेता था और उसके ऊपर लंबा भाषण देता था। फुर्सत के समय उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी। लेखक कहते हैं, फुर्सत के समय हमें उसके भाषण पे कोई आपत्ति नहीं थी, हम आराम से उसका भाषण सुन सकते थे। लेकिन जब काम कर रहे हो और जब वो भाषण देगा तो फिर देखो कितना काम बिगड़ता था। और शूटिंग के समय जब वो भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। साउंड मतलब ध्वनि, यानी जो डायलॉग्स अभिनेता अभिनेत्री बोलते हैं, यानी वो जो बच्चे जो डायलॉग्स बोल रहे थे, उन डायलॉग्स के ऊपर उनकी आवाज़ भारी हो जाती थी उस धोबी की। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। यानी कि गांव में कुछ अच्छे लोग भी थे, उन्होंने उनकी मदद की और क्या किया, मतलब उस धोबी के रिश्तेदारों ने लेखक की मदद की और वह धोबी सचमुच ही, अगर वो मदद नहीं करते तो धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द उनके लिए बन जाता। सिरदर्द मतलब परेशान। अब आगे देखो बच्चों, लेखक कह रहे हैं, जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला। यानी जो घर था, जिस घर के अंदर लेखक अपना सारा सामान रखते थे और उस घर को अप्पू का घर बता करके वो जिस घर में शूटिंग कर रहे थे, वो घर उनको एकदम ध्वस्त मतलब गिरा हुआ टूटा फूटा मिला था।
उसके मालिक कहाँ रहते थे? कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर यानी किराए पर लिया था। किस पे लिया था? किराए पर। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक कराने में लगभग 1 महीने का वक्त लगा। क्या हुआ, लेखक जब गांव में, बाडोल गांव में शूटिंग करने गए तो वहाँ उनको शूटिंग के लिए घर लेना पड़ा। वो घर क्या था? टूटा फूटा था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उस घर को जब ठीक कराया तो उसके लिए उनको 1 महीना लग गया। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए, और उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। यानी कि घर तो फिल्म में दिखाया, लेकिन एक के बाद एक जो कमरे थे उन्होंने फिल्म में नहीं दिखाए। जितनी ज़रूरत थी उतना ही दिखाया, बाकी कमरों में लेखक के अनुसार वो अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। देखो बच्चों, कहीं शूटिंग हो रही है, कहीं रिकॉर्डिंग वाले बैठे हैं, मतलब ये एक पूरी यूनिट होती है। फिल्म बनाना कोई बहुत ही सहज काम नहीं है, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी तकनीक आती है। तो वो लेखक जब बता रहे हैं कि एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन क्या होती है बच्चों? ध्वनि अंकित करने वाली मशीन, यानी आवाज़ को मतलब कि जो बताती है कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, ये रिकॉर्डिंग मशीन होती है। और साउंड रिकॉर्डिस्ट क्या होता है? ध्वनांकन करने वाले टेक्नीशियन, यानी कि जो साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, यानी जो आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, आवाज़ को जो एकदम इकट्ठी कर लेते हैं, उसे कहते हैं साउंड रिकॉर्डिस्ट। तो ये साउंड रिकॉर्डिस्ट कौन थे? भूपेन बाबू थे, जो साउंड को रिकॉर्ड करते थे, मशीन को लेकर के वहाँ बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें नहीं देख सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे, क्योंकि वो अलग कमरे में बैठते थे और जब कोई यहाँ डायलॉग बोल रहा होता था, उस डायलॉग को वो क्या करते थे? रिकॉर्ड करते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? यानी जैसे शॉट ओके होता, मतलब शॉट खत्म होते ही जो लेखक या निर्देशक जो भी थे वो पूछते थे कि साउंड यानी ध्वनि ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना में जवाब देते। भूपेन बाबू कहते अगर सही है तो हाँ और नहीं है तो ना, बस 2 ही शब्द वो बोला करते थे। एक दिन शूट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार फिर पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? यानी एक बार जवाब नहीं आया तो लेखक ने सोचा होगा, हो सकता है उनको नहीं सुना। उन्होंने फिर पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? यानी आवाज़ सही आ रही है ना? इस पर भी जवाब नहीं आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। देखो बच्चों, सत्यजीत रॉय जी जो इसके लेखक और निर्देशक है, जिन्होंने ये फिल्म बनाई, उस फिल्म बनाने के बीच में कितनी सारी घटनाएं घटी हैं, वो घटनाएं इन्होंने संस्मरण के रूप में हमें यहाँ लिख करके बताई है। तो देखो वो कह रहे हैं, जब भूपेन बाबू के कमरे में वो गए, भाई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? तो देखा तो एक बड़ा सा सांप उनकी कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। मतलब एक बड़ा सारा सांप था जो उनकी कमरे की खिड़की में आ गया था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए मतलब डर गए या भयभीत हो गए, और उनकी बोलती बंद हो गई। बोलती बंद होना मतलब मुख से आवाज़ नहीं निकलना, और उनके मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गई। आगे देखो, वह सर्प हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। जो सांप था जो भूपेन बाबू के कमरे की खिड़की से निकल रहा था, उस सांप को उन्होंने पहले भी उस कमरे में देखा था, और उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। यानी लेखक कह रहा है कि हमारी इच्छा थी कि हम इसको मार दें। जनरली लोग सांप को देखते ही मार देते हैं, मारना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों ये हमारी पर्यावरण की भी बहुत सुरक्षा करते हैं। तो जैसे ही सांप उन्होंने वहाँ देखा, उससे पहले भी तो वो उनको मारना चाहते थे पर मार नहीं सके। क्यों? क्योंकि लोगों ने मारने के लिए मना कर दिया। वह एक वास्तु सर्प था। वास्तु सर्प क्या होता है बच्चों? बांग्ला मान्यता के अनुसार परिवार का कुल देवता होता है और प्राय दिखाई देता रहता है। बच्चों ये हमारे भारत देश में माना जाता है, पुराने समय में या आज भी ग्रामीण परिवेश में ये माना जाता है कि घरों में जो एक एकल सांप जो रह रहा है वो क्या है? उस कुल का देवता है, यानी उस परिवार का देवता है, और उसको मारा नहीं जाता, तो उसे हम वास्तु सर्प कहते हैं। तो पहले जब वो मारना चाह रहे थे, उस मकान में वो रह रहा था, जो घर इन्होंने लिया, तो लोगों ने मना कर दिया कि ये वास्तु सर्प है, इसलिए उसे मारा नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर भूपेन बाबू के कमरे में दिख गया। तो देखो बच्चों, ये जो हमने सत्यजीत रॉय द्वारा लिखी गई एक संस्मरण है, लिखा गया अप्पू के साथ 2.5 साल, और इस पर इन्होंने पथेर पंचाली फिल्म बनाई और फिल्म में आने वाली समस्याओं और घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया, जिसको हमने यहाँ पढ़ा। तो बच्चों, आप अप्पू के साथ 2.5 साल आज हमारा यहाँ ये ख़त्म हो गया है। अगली कक्षा में हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक आप इस पूरे संस्मरण को पढ़िए, और पढ़ करके और सत्यजीत रॉय का जो कृतित्व परिचय है और उनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में भी जानिए। धन्यवाद बच्चों।